Assalamu alaikum. This is Farhan Waheed, lecturer of Commerce, Legend Institute of Management and Sciences. Today our topic is offer and acceptance of MBA second year. The course designed by the Punjab University, Lahore. मेरा पहला एक लेक्चर हो चुका है मर्केंटाइल लॉ का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो पहला उसकी एसेंशियल्स है वो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। तो आज हम इंशाल्लाह ऑफ़र एंड इट्स वैलिड एसेंशियल को डिस्कस करेंगे कि ऑफ़र क्या है। ऑफ़र ये है कि दो शख्स हैं, ए जो है वो ऑफ़र करेगा बी को किसी चीज़ के लिए। लाइक ए ने अपनी बाईसाइकिल सेल करनी है बी को, तो ए ऑफ़र कर रहा है बी को कि वो मेरी बाईसाइकिल ले और ₹1000 जो भी उसकी मुआवजा तय होगा उस मुआवजे के लिए। अगर बी इसको एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है। एक शख्स जो है वो ऑफ़र करेगा, दूसरा शख्स जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो ऑफ़र क्या है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, यानी एक शख्स दूसरे को ऑफ़र करेगा कैसा करने के लिए या किसी चीज़ से रुकने के लिए कि आप इस चीज़ से रुक जाओ या ये चीज़ आप करें, ये ऑफ़र है। तो इसको हम लॉ की लैंग्वेज में प्रपोजल भी कहेंगे, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको डेली रूटीन में प्रैक्टिकली लाइफ में हम इसको ऑफ़र का नाम देते हैं कि ये ऑफ़र है। तो ए ऑफर्स टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹100, ए मेक्स एन ऑफर टू बी। ए ने अपनी एक वॉच सेल की है ₹100 की, लाइक सेल करने के लिए बी को ऑफ़र की है, उसको कहा है, तो ये एक ऑफ़र होगी। ए प्रोमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹3 लाख, ए मेक्स एन ऑफर टू बी। इसमें भी उसने प्रॉमिस किया और जाहिर बात है मीन्स कि जब आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो डेफिनेट एक ये ऑफ़र बन जाएगी। तो ऑफ़र आप समझ गए हैं कि सेलर जो है वो बायर को ऑफ़र करता है। सेलर जो है वो चीज़ों को सेल आउट करता है। डिफरेंट कमोडिटीज़ उनके पास होती हैं। आइदर क्लॉथ शॉप वाला क्लॉथ ऑफ़र करेगा और जिनकी वॉच सेंटर्स हैं वो अपनी वॉच के लिए ऑफ़र करेंगे बायर को। तो इसी तरह से जिसके पास जो चीज़ होती है वो आगे लाइक बायर को ऑफ़र करता है कि आप ये चीज़ जो है मेरी इतने रुपए में ले लें। तो वैलिड ऑफ़र कब बनेगी? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र। इसमें पहली जो एसेंशियल है वो है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड। एक होता है एक्सप्रेस करना, लाइक जैसे मैंने अभी कहा, ए सेल हिज वॉच फॉर ₹100 टू बी। ए अपनी घड़ी बेचना चाहता है बी को, ये एक्सप्रेसली जो है वो ऑफ़र है, लाइक एक्सप्रेस हो रहा है। इसमें जो सेलर है वो एक्सप्रेस करके उनसे बात कर रहा है और अपनी इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि जी ये घड़ी है और ₹100 में आप घड़ी लेना चाहते हैं, तो वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट बन जाएगी और दूसरे ए की तरफ से ऑफ़र है और बी की तरफ से एक्सेप्टेंस बन जाएगी। तो एन ऑफ़र में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक ऑफ़र जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एन ऑफ़र विच इज़ मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस ऑफ़र। देखें, एक ऑफ़र है जो रिटन है या ओरली है, वो एक्सप्रेस ऑफ़र है, लाइक आप उस पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेसली ऑफर्ड बन जाएगी। जस्ट लाइक M says to N he will sell his motorcycle to him for ₹40,000, it is an expressly offered। कि M जो है वो N को कह रहा है कि मैं अपनी कारी आपको सेल करूंगा 40,000 में, मोटरसाइकिल सेल करूंगा 40,000 में, तो एक्सप्रेसली ऑफर्ड है। और इसी तरह से इम्प्लाइड ऑफर क्या होगी? एन इम्प्लाइड ऑफर अपीयर्स फ्रॉम द एक्शन, कंडक्ट
of parties, course of dealings, of circumstances of any case. Like उसमें एक्शन होगा, आपको जबान से या रिटर्न वो बात नहीं की जाएगी, बट एक एक्शन से आपको ऑफर की जाएगी. जस्ट लाइक रेलवे स्टेशन पे कुली होते हैं, जब पैसेंजर गाड़ी से उतरते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो कुली आता है, उनका सामान उठा लेता है. ये एक ऑफर की कुली ने कि ये सामान मैं आपका बाहर तक गाड़ी तक पहुंचा देता हूं, तो आप जो है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करें. तो जो पैसेंजर होता है वो कहता है ठीक है जी बाहर तक ले चलें, तो जो भी उसमें उनके दरमियान तय होता है तो वो उसको दे देता है. तो यानी ये एक ऑफर इस तरह भी है कि लाइक एक कुली है, देखिए ना जी, वो एक्शन कर रहा है, वो कंडक्ट कर रहा है, उसने फौरन आपका सामान ले लिया आपसे, तो ये इम्प्लॉयड ऑफर है. तो वैलिड ऑफर में हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल एक्सप्रेस भी हो सकती है, और एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लॉयड भी हो सकती है. और सेकंड जो वैलिड ऑफर है वो है लीगल रिलेशनशिप. देखिए पहले लेक्चर में मैंने लीगल रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन किया था कि लीगल रिलेशन क्या होता है. लीगल रिलेशन में ये होता है कि भाई आप दो लोग हैं और आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ जो है, कोई मतलब कमोडिटी, कोई कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, वो रिटर्न हो या ओरल हो, ठीक है, वो इम्प्लॉयड हो या एक्सप्रेसली हो, वो लीगल रिलेशन कहलाता है. यानी आप कोई चीज़ अपनी सेल आउट कर रहे हो और नेक्स्ट कोई चीज़ आपको जो है ना जी, वो कोई चीज़ आपको सेल आउट कर रहे हो, उसके बदले कोई चीज़ आपको मिल रही हो, तो ये लीगल रिलेशनशिप है. लाइक द ऑफर मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, द ऑफर जो है वो मस्ट मेड हो लीगल रिलेशनशिप के लिए. ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ नो एग्रीमेंट. अगर ऐसा नहीं है, लीगल रिलेशन है, तो वह एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा. If an offer does not give rise to legal relation between the parties, it is not a valid offer. समझ आ गई है? लीगल रिलेशन नहीं है तो वैलिड ऑफर नहीं है, और वो एग्रीमेंट ही नहीं है जहां लीगल रिलेशन नहीं है. In business transaction, it is presumed that the parties intend to create legal relationship. आपस में वो बायर एंड सेलर, ये कानून ने कहा कि जो बायर एंड सेलर इनके दरमियान लीगल रिलेशनशिप है. तो अब जब बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक सेलर होता है, एक बायर होता है, एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है, एक प्रॉमिसर होता है, एक प्रॉमिसी होती है. तो लाइक इनके दरमियान लीगल रिलेशनशिप है जो कोर्ट ने डिफाइन की है, जो एक्ट ने डिफाइन की है. अब फॉर एग्जांपल, ए इनवाइट्स बी टू डिनर एंड बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन. ए ने इनवाइट किया डिनर पर, बी ने उसको एक्सेप्ट किया. इट डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, सो देयर इज नो एग्रीमेंट. क्योंकि लीगल रिलेशन नहीं है, यहाँ कोई चीज़ बिक नहीं रही, कोई सेलिंग एंड परचेजिंग नहीं हो रही, कोई बायर एंड सेलर नहीं है. या तो दो दोस्त हैं, दो फैमिलीज मेंबर्स हैं जो आपस में लाइक इनवाइट कर रहे हैं, एक दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट करने के बाद नहीं जा पा रहा, तो ये इसमें कोई ऐसा लीगल रिलेशनशिप नहीं है. तो अगर ये लीगल रिलेशन नहीं है तो ये एग्रीमेंट भी नहीं है, और अगर ये एग्रीमेंट भी नहीं है तो लाइक ये फिर वैलिड ऑफर नहीं है. अब सेकंड एग्जांपल देखें, ए ऑफर टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹200 एंड बी एग्रीज. देयर इज एन एग्रीमेंट बिकॉज द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं वो दोनों, क्योंकि ए अपनी गाड़ी बेच रहा है, एक अपनी जो है वो वॉच बेच रहा है बी को, तो एक सेलर है, एक बायर है, दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है, तो ये लीगल रिलेशनशिप है. तो इसके बाद थर्ड जो वैलिड ऑफर है उसमें आ जाता है डेफिनेट एंड क्लियर. हाँ जी, जो आप ऑफर करने जा रहे हैं वो डेफिनेट हो, क्लियर हो, वो बात की समझ आना चाहिए, वो क्लियर हो, वो जो है ना, वो ये ना हो कि उसमें एम्बिग्यूटी हो, कोई शक व शुबहात हो उस ऑफर में. एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर. इफ द टर्म ऑफ एन ऑफर आर नॉट डेफिनेट एंड क्लियर, इट कैन नॉट कॉल्ड इज अ वैलिड ऑफर. अगर वो डेफिनेट और लाइक क्लियर नहीं है तो वो वैलिड ऑफर नहीं है. तो वैलिड ऑफर के लिए क्या है कि डेफिनेट और क्लियर होना जरूरी है. इफ सच ऑफर इज एक्सेप्टेड, इट कैन नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. इसमें बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही बाइंड नहीं हो रहा, ताकि वो चीज़ क्लियर ही नहीं है. आप क्या जाकर कोर्ट में बात करेंगे? ठीक है ना जी, एक डेफिनेट चीज़ क्लियर हो ना, तो वहाँ जाकर हम बात कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर जो है ये हमारा इशू आया है. जब आपका जो है ना जी ऑफर ही डेफिनेट नहीं है, तो डेफिनेट बात है आप लोग जो है वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड नहीं कर सकते. एन एग्रीमेंट
to agree, an agreement to agree in future is not a contract because the term of agreement are not clear. नहीं, एग्रीमेंट फ्यूचर का हो रहा है, ठीक है। An agreement to agree in future is not a contract because the term of agreement are not clear. क्लियर ही नहीं है, बस फ्यूचर में एक एग्रीमेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे कुछ क्लियर नहीं है। जैसे जस्ट लाइक इस एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल में है कि A has 2 motorcycles, he offers B to sell 1 motorcycle for ₹27,000. It is not a valid offer because it is not clear which motorcycle A wants to sell. यानी 2 मोटरसाइकिल हैं, एक जो है वो होंडा की है, दूसरी यामाहा की है। अब ए ने कहा बी को कि मैं अपनी मोटरसाइकिल 27,000 में बेचूंगा। बी ने कहा जी ठीक है, मैं 27,000 में लेने को तैयार हूँ, बट ये नहीं कहा कि वो मोटरसाइकिल होंडा की होगी या यामाहा की होगी, तो ये डेफिनेट और क्लियर नहीं है, तो ये वैलिड ऑफर नहीं है। वैलिड ऑफर के लिए डेफिनेट और क्लियर होना ज़रूरी है। वो ये बताता कि मैं 27,000 में अपनी होंडा बेचूंगा या अपनी यामाहा बेचूंगा, तो ये वैलिड ऑफर बनती है। इसके बाद है डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। An offer is different from the invitation to offer. In an invitation to offer, the person making the invitation does not make an offer but only invites the other party to make an offer. यानी इसमें सिर्फ आप इनवाइट करते हैं कि आए, मैं आपको ऑफर करना चाहता हूँ, ये नहीं है, डायरेक्ट ऑफर नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करते हैं, आप लेकर आते हैं। देखें, दुकानदार दुकान पर बैठे होते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि दुकान वाले अक्सर कस्टमर्स को बुलाते भी अपनी शॉप पे, ये इनवाइट कर रहे होते हैं कि आए, हम आपको गुड्स ऑफर करें, हम आपको आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो ऑफ़र करते हैं, आप आएँ और आप हमारी ऑफ़र को देखें, अगर आपको पसंद आती हो तो आप उसको एक्सेप्ट करें। तो ये इनविटेशन है। पहले ऑफ़र और इनविटेशन डिफरेंट है। ऑफ़र जो है वो डायरेक्ट आप चीज़ों को सेल करने के लिए अपने बायर को कहते हैं, जबकि इनविटेशन जो है, इनविटेशन लाइक वो आप पहले इनवाइट करते हैं, ठीक है जी। जस्ट लाइक देखें, एक्स डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल, इट इज़ नॉट एन ऑफर, द ऑफर विल कम फ्रॉम द बायर इन द फॉर्म ऑफ बिड। ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं गुड्स ऑक्शन के लिए। आप देखें, इनवाइट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये हमारे सामने, आपके सामने जो चीज़ें हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अब जो इसको लाइक ऑक्शन में आना चाहता है वो आए, हमसे बात करें, तो फिर बिड की फॉर्म में वो ऑफर होगी, कितने में हम जो है ना इसकी नीलामी करेंगे। तो इसी तरह से स्पेसिफिक इन जनरल। नेक्स्ट जो 5th वन इसकी ऑफर, एसेंशियल ऑफर है, वो है स्पेसिफिक और जनरल। एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, एक होती है जनरली ऑफर। अब देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एम मेक्स एन ऑफर टू एन टू सेल हिज बाईसाइकिल फॉर ₹800, इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑफर। यानी बी को उसने कहा जी मैं अपनी साइकिल बेचना चाहता हूँ 800 रुपये में, ये स्पेसिफिक ऑफर है, यानी एक साइकिल है और 800 रुपये में बेचना चाहता है बी को, इसमें कोई जनरल ऑफर नहीं। और जनरल ऑफर क्या है कि बी अनाउंस इन अ न्यूज़पेपर अ रिवॉर्ड ऑफ ₹1000 फॉर एनीवन हु विल रिटर्न हिज लॉस्ट रेडियो, इट इज़ अ जनरल ऑफर। यानी रेडियो लॉस हुआ, जो उसको ढूंढ कर लाएगा उसको 1000 रुपये मिलेगा। जनरल ऑफर है सबके लिए। जैसे गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन डिमांड करते हैं, तो एक जनरल ऑफर है, वो ऑफ़र करते हैं कि ठीक है जी, जो भी जिसने भी ग्रेजुएशन की हुई है वो पंजाब का डोमिसाइल लेकर आएगा, वट एवर वो किसी भी सिटी में रहता है, वो आए और अपना जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये जनरल ऑफर है। और स्पेसिफिक क्या होती है, स्पेसिफिक ये है कि सिर्फ मुल्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल, ये स्पेसिफिक हो गया मुल्तान, और पंजाब पूरा एज अ होल ये जनरल ऑफर हो गई। इस तरह से कम्युनिकेशन विद ऑफरी, एन ऑफरी इज वैलिड व्हेन only when it is communicated to the offeree. If an offer is not communicated to the offeree, it cannot be accepted. भाई आपके दिल में एक बात है, आप दूसरों को पहुंचा ही नहीं रहे, आप चीज़ें लेकर बैठे हैं बट ऑफर ही नहीं कर रहे, उन तक पहुंचा ही नहीं रहे। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो इम्प्लाइड हो, बट वो आपका एक्शन तो शो करे, उस चीज़ को आप कंडक्ट तो करें उसे। तो कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, किसी को क्या पता चलेगा। देखें, ये आज दौर है एडवर्टाइजमेंट का, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, तो आपको अपनी चीज़ को शो ऑफ कराना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तशहीर करनी होती है उसकी,
लोगों तक उसको पहुंचाना होता है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स बताने होते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ऑफ़र करने में। यानी आप ऑफ़र जब करेंगे पहले कम्युनिकेट करें आप। तो अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा दूसरे को कि ये क्या कहना चाह रहा है। An acceptance of offer without having knowledge of such offer is not a valid acceptance and does not create legal relationship or obligation. Thus, an offer which is not communicated is not a valid offer. अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, क्लियर ही नहीं है, एक्सेप्टर को पता ही नहीं है ये किस बिहाफ पे, किस तरह हमको चीज़ देना चाहता है, किस रेट पर देना चाहता है, क्या बेचना चाहता है, क्या ऑफर करना चाहता है, तो अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो देन डेफिनेट बात इट इज़ नॉट अ वैलिड ऑफर। उसके बाद है एक नेगेटिव कंडीशन। नेक्स्ट ऑफर है नेगेटिव कंडीशन। सेवंथ वैलिड एसेंशियल्स हैं ऑफ वैलिड ऑफर। सेवंथ एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या है? नेगेटिव ऑफर। An offer cannot contain a condition that the offer would be considered as accepted if acceptance is not communicated up to a certain date. If the offeree does not reply, there is no contract because an obligation to reply cannot be imposed on the group grounds of justice. यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको ऑफ़र की, ठीक है, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफ़र की और उसमें ये लिखा कि अगर आपने 5 दिन के अंदर रिप्लाई ना किया तो मैं इसको ये समझूंगा कि ये ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वैलिड ऑफ़र नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेट करे, वो ऑफरर और ऑफरी, सेलर एंड बायर आपस में कम्युनिकेट करें और एक ऑफ़र करे, दूसरा एक्सेप्ट करे और वो एक्सेप्टर अपनी मोहर लगाए, अपने सिग्नेचर करे कि आई एक्सेप्ट दिस ऑफ़र। अब इसमें यह है कि ए ने बी को, ए रोट टू बी टू सेल हिज बुक एडिंग दैट, उसने ऑफर की यानी एक लिखा, ए रोट टू बी टू सेल हिज बुक्स, उसने बुक्स बेचनी है, और एडिंग दैट इफ ही डिड नॉट रिप्लाई विद इन 5 days, और इसमें ये शामिल किया कि अगर 5 दिन में रिप्लाई ना आया द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड, और ये कंसिडर किया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई है। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये नेगेटिव कंडीशन है, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कंडीशंस इन ऑफर। आपने ऑफर की, उसमें कंडीशन लगा दी, उन तमाम कंडीशंस को फुलफिल करना एक्सेप्टर के लिए ज़रूरी है। अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो वो इट्स मीन वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। एन ऑफरर में इंक्लूड एनी कंडीशन इन हिज ऑफर, तो कोई भी कंडीशन लगा सकता है अपने ऑफर के लिए। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द ऑल द कंडीशन ऑफ द ऑफर आर एक्सेप्टेड। जब तक ऑफरर, ऑफरी, जब तक एक्सेप्टर जो है, जो एक्सेप्ट करता है, जब तक वो तमाम कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए आस्क बी टू सेंड हिज द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय टेलीग्राम, यानी जो मैंने ऑफर किया आपने इसका रिप्लाई टेलीग्राम के थ्रू करना है, बट बी सेंड्स रिप्लाई बाय लेटर, लेकिन उसने टेलीग्राम की बजाय लेटर लिख लिया और लेटर से रिप्लाई किया। ए मे रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस, ए इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अक्सर जॉब्स आती हैं एनटीएस की और पीपीएससी, एफपीएससी की जॉब्स आती हैं, तो उसमें लिखा होता है कि आपने हमें अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट कराना है, ये एड्रेस है, अगर हम बाय डॉक भेजेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऑफ़र की जॉब के लिए और हमने उस जॉब को एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी हम इस जॉब को के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस फॉर्म को बाय मतलब मेल भेजें। उन्होंने जो मेल एड्रेस दिया हुआ, उन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ उसके थ्रू हम वहाँ भेजें। अगर अदरवाइज़ अगर हम उसको डॉक के थ्रू भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और लास्ट वन क्या है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर का लास्ट वन है क्रॉस ऑफर। यानी मैंने आपको ऑफ़र करनी है और आपने ऑन द अदर हैंड मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं और आपको भी नहीं पता कि मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। यानी दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऑफ़र कर रही हैं। मैं ए हूँ, आप बी हैं, मैं बी को ऑफ़र कर रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड बी भी यही सोच रहा है कि वो भी ऑफ़र कर रहा है ए को, वो भी कोई चीज़ लिख रहा है,
वो भी कुछ ऑफर कर रहा है ए को और मैं भी बी को कुछ ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन दोनों को नहीं पता कि वो जो है मुझे ऑफर कर रहा है और उसे नहीं पता कि मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए रोड टू बी टू सेल हिम 1 टन ऑफ आयरन फॉर रुपीज 1 लाख। ए ने बी को कहा कि मैं 1 टन आयरन भेजूंगा 1 लाख रुपए में, वो ऑफर कर दी उसने बी को। और ऑन द अदर हैंड सेम डेट पे बी ने भी यही स्टेटमेंट लिखकर ए को भेज दी, तो इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ ऑफर ही हो रही है, एक्सेप्टेंस तो हो ही नहीं रही, एक्सेप्टर तो कोई है नहीं। सो दैट्स वाई ये क्या है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ये एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, ये लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ये वैलिड ऑफर नहीं है। तो आज हमने एक पूरा क्वेश्चन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।